अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से। मैंने टीवी टॉक शो में आने से पहले, यहाँ स्टूडियो में आने से पहले एक तो तीनों जलसे सुने। चौथा जलसा मुस्तफ़ा कमाल साहब का कुछ ही देर में वो भी खिताब करेंगे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि जमहूरियत कितनी मजबूत हो रही है। मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा अपने मुख्तलिफ़ शहरों में अपने अपने जलसों से खिताब कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि किसी भी जलसे में किसी भी सियासी रहनुमा ने पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल यानी कि माशी मसाइल पर बात नहीं की। किसी भी सियासी रहनुमा को थर के अंदर दवाइयों से महरूम दम तोड़ते तोड़ते बच्चे याद नहीं आए। किसी भी सियासी रहनुमा को बलूचिस्तान में आज 2022 में भी प्यास से, पानी के बगैर, पानी ना मिलने से, प्यास की वजह से मर जाने वाले मासूम बलोचों का ख्याल नहीं आया। मतलब बड़ा अफसोस हुआ ये देख के। फिर जब मैंने फ़ौरन से तमाम टीवी चैनल्स को स्विच करना शुरू किया, तो बड़े दुख के साथ आपको बताता चलूँ कि कहीं भी बलूचिस्तान की खबर नहीं थी। तो लैपटॉप उठा के वेबसाइट्स खोली तमाम जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनकी, तो कहीं भी बलूचिस्तान की जो इतना बड़ा मसला है पीर को और डेरा बुगटी के मुख्तलिफ एरियाज़ का, जहाँ पानी पीने का नहीं है, जहाँ लोग हैज़े से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, और उनकी मैयतों को गुस्ल देने के लिए भी पानी अवेलेबल नहीं है, और किसी मीडिया के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इस खबर को रिपोर्ट कर सके, इस पर बात कर सके। अफसोस तो ये होता है कि इस मुल्क में कई आपको जर्नलिस्ट मिलेंगे जो सोशल मीडिया चलाते हैं, जो कॉलम्स लिखते नज़र आएंगे, लेकिन किसी को भी लावारिस बलूचिस्तान और उसकी आवाम नज़र नहीं आते। ज़रा एक क्लिप है मेरे पास, अगर ऐसा ने तैयार कर लिया है तो वो सुनिएगा कि वहाँ एक आलिम है डेरा बुगटी के, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे साथ सरफराज बुगटी साहब भी हैं। सरफराज बुगटी साहब, खुशामदीद कहूँगा मैं आपको बड़े अफसोस के साथ कि बलूचिस्तान के हालात हमेशा ही बहुत बुरे होते हैं, और सरफराज बुगटी साहब का शुमार पाकिस्तान के बड़े इन्फ्लुएंशियल सियासतदानों में होता है, और इनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा सुनिए वो आलिम क्या कह रहे हैं, उसके बाद बुगटी साहब की तरफ चलेंगे। सुनाइए जी। लेकिन खुदा की कसम, मेरे पास वो जो है ना खवातीन ने फतवा लेकर आई है, क्या हमारे लिए खुदकुशी जायज है? क्या हम खुदकुशी कर सकते हैं? हाँ, जिस माँ की बच्चा तड़प रही हो उसके गोद में, तो खुदकुशी नहीं करेगी वो? क्या तुम हमें, रियासत हमें क्यों धकेल रही है, हमें क्यों मजबूर कर रही है? यकीन कीजिए, हमें इस्लामी उसूल मजबूर कर रहे हैं कि हम खामोश हों, वरना इस वक्त इन फौजशुदगान से ज्यादा हमारी खुदकुशियां होती। तो मैं तमाम इदारों से मुखातब हूँ कि आप हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश न करें। आप हमारे खून की होली से खेल कर अपने बेटों में फ्यूल न डलवाएं। आप हमारी आवाज बने। हमारे हरकत सकरात पर तुम्हारी नजर होती है, हमारे प्यास पर क्यों तुम्हारा नजर नहीं है? जी, तो क्योंकि अगर इस्लाम में खुदकुशी हराम है, तो वो कह रहे हैं कि लोग उनसे फतवा लेने आ रहे हैं कि जिस 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 माँ का मासूम बच्चा उसकी गोद में इसलिए मर जाए कि पानी नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो उससे अच्छा है वो कहते हैं कि हम खुदकुशी कर लें। वो फतवे ले रहे हैं कि क्या खुदकुशी जायज़ है, और वो फरमा रहे हैं कि अगर खुदकुशी जायज़ होती तो जो लोग मर गए भूख से, प्यास से, सहूलतों की अदम दस्तयाबी से, वो कम होते। खुदकुशी जायज़ होती तो ये अमवात की तादाद और बढ़ जानी थी। सरफराज बुगटी साहब, ओवर टू यू। और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि हमारा मीडिया हमेशा ही आंखें बंद किए होता है, और इस अफसोसनाक वाक़े पे भी हम तमाम टीवी चैनल्स की आंखें बंद हैं। क्या सूरत हाल है? बिकॉज आप कल मेरे ख्याल में या आज सुबह आप वहाँ गए भी थे सर। शुक्रिया जी। आवाज़ बढ़ा दो यार। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि सूरत हाल जो है वो गंदा पानी की वजह से जी या कम पानी की वजह से एक वबा की सूरत अख्तियार कर दी है, और की जो वबा है वो पूरी तरीके से फैल गई है वहाँ पर, और उसकी वजह से 22 के करीब लोग शहीद हुए। जी और देखें, बैकग्राउंड जो है, जैसे बाकी बलूचिस्तान की तो हम बात पर्टिकुलर नहीं करेंगे, इस वक्त हम तीरकों की बात कर रहे हैं। तो डेरा बुगटी का एक टाउन है जिसकी तकरीबन 40,000 के करीब आबादी है, और 1970s में यहाँ पर गैस एक्सप्लोर हुई थी, और ओजीडीसीएल यहाँ पर गैस प्रोवाइड कर रही थी। 2017 तक जो है वो ओजीडीसीएल यहाँ पर पानी भी दे रही थी, बिजली भी और गैस भी और फैसिलिटीज कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रही थी। 2 के लोकल्स का हमेशा से ये गिला रहा है, ये जो ऑयल कंपनीज हैं ये उनके साथ उनका रवैया अच्छा नहीं होता है, और खुद उनके प्रॉफिट्स जो है वो बिलियंस में होते हैं। सीएसआर के लिए वो उतने पैसे नहीं खर्च करते हैं जो कि लोगों का ड्यू राइट है।
तो फिर ये बुनियादी काम तो गवर्नमेंट का है, वाटर सप्लाई करना और लोगों को ये बुनियादी सहूलियात देना। तो 17 में चूंकि हमारी गवर्नमेंट थी, मैं खुद कैबिनेट में था, तो हमने वहाँ पर एक स्कीम अप्रूव कराई जब पता चला कि जुडिशियल डिक्लाइनिंग फील्ड है और वहाँ से जा रही है। तो वो 17 में वो स्कीम स्टार्ट हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 18 में जब हुकूमत खत्म होने के बाद वहीं की नहीं रहेगी। ये हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी बदकिस्मती है कि वो प्रोजेक्ट्स जो है वो वहीं रह जाते हैं। उसकी वजह से लोगों में डेवलपमेंट आता रहा और फिर एक टाइम ऐसा है कि अभी 7 साल जो है वो पूरे डेरा बुक्टी को अपने लपेट में ले रही है। आप यकीन करें कि न सिर्फ पीर को बल्कि पूरा डेरा बुक्टी इस वक्त मसाइल का अंबार बना हुआ, और बावजूद इसके कि 4 गैस फील्ड हैं वहाँ पर और ये गैस फील्ड बिलियन ऑफ रुपीज अर्न करती हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में अच्छा बुगटी साहब, मैं बड़ी 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 माजरत के साथ, आप सब मेरे दोस्त हैं, वो शाहजहान बुगटी हो, आप हो, यार मोहम्मद रिंद साहब हो, जाम कमाल साहब, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। लेकिन मैं जब आपसे मिलता हूँ या आप लोगों को देखता हूँ तो आप लोग बड़ा एक लेविश सा आपकी मूवमेंट होता है, आपका लाइफस्टाइल होता है, आप सबका सर बलोच सरदार जितने भी हैं। तो जो आम आवाम है जिनके वोटों पर आप लोग बलूचिस्तान असम्बली में और नेशनल असम्बली में और सेनेट में आते हैं, तो आप उन आम आवाम के लिए क्या क्या इकदाम करते हैं? बस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, फ्लोर पर भी बात कर ली, कभी कभी पाकिस्तानी मीडिया को तरस आ गया तो रेटिंग से बच के उन्होंने आपको बुला लिया, वहां भी आप लोगों ने ये बात कर ली। मसाइल हल क्यों नहीं होते सर? आपकी तरफ से तो कोई मसले नहीं है, आपकी जिंदगी, आपका लाइफस्टाइल, आपके काम तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बट वो आम आवाम जो है पूरे बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जिन लोगों के साथ आप मेरा कंपेरिजन कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। मेरी लाइफ कोई लैविश नहीं है उस हिसाब से। वो सरदार है, सरफराज साहब प्लीज अगर कंफ्यूजन है तो दूर कर लीजिए। मैं पूरे बलूचिस्तान के जितने सरदार हैं, जितने बड़े पॉलिटिशियन, उनकी बात कर रहा हूँ, और फिर आम आवाम की जिनका तज़किरा आप कर रहे हैं, प्लीज। भाई आ रहा हूँ उस पर। देखिए, मामला जो है ये इस बात का नहीं है कौन लैविश लाइफ पे जा रहे हैं। मामला ये है कि हमने लोगों को जो बेसिक नीड है लोगों की, वो किस तरह पूरी करनी है और किससे पूरी करनी है। हमारे यहाँ ये फैशन बन गया है, हम रियासत को जिम्मेदार ठहराते हैं। रियासत तो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो हुकूमतें हैं। उन हुकूमतों का मैं भी हिस्सा रहा हूँ, उन हुकूमतों के अभी शाहजहान साहब भी हिस्सा है, या सरदार यार मगर साहब भी हिस्सा है, और बहुत सारे हमारे जो हिस्सा रहे। तो ये मामला जो है एक दिन का तो ये पुख्ता नहीं है, इनको ये देखना चाहिए, इनके लिए कोई बेहतर चाहिए। हमारे यहाँ डेवलपमेंट स्कीम जो है वो इशू बेस्ड होती है। जब इशू बेस्ड अप्रोच रखते हैं तो फिर आप डेवलपमेंट का जो पैराडाइम है उसको पैरल नहीं कर सकते हैं बाकी पाकिस्तान की। तो ये तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। फिलहाल ये आपका शुक्रिया है कि एटलीस्ट आप पहला टीवी चैनल है जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और इस इशू पे बात की है कि आज लोग वहाँ पर मर रहे हैं, लोग बिलक रहे हैं, एक एक कतरा पानी को बिलक रहे हैं। एटलीस्ट कोई तो उनका सुनने वाला हो। प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मैं हमारे दोस्त हैं सारे, हमने कोशिश की है कि उनको ये बावर कराएं कि रूट कॉज पे जाए। उन्होंने मेडिसिन भिजवा दी, डॉक्टर्स भिजवा दिए, सेक्रेटरी हेल्थ वहाँ पर बैठे हुए हैं। सेक्रेटरी हेल्थ के डॉक्टर से मामला हल नहीं होगा। आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें, वहाँ के लोगों को पीडीएमए के थ्रू एड प्रोवाइड करें। बुगटी साहब एक चीज बताइएगा सर, आप खुद भी कई दफा गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, सियासत को, गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट्स को बड़ा अच्छे से समझते हैं। एक तो जरा ये बताइएगा अब जो सिचुएशन है, बिकॉज आप तो ग्राउंड पर होके आए हैं, क्या इकदाम होने चाहिए वफाक की जानिब से और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, ये बताइएगा, और वो कैसे मुमकिन हो सकते हैं। और दूसरा जो टीवी चैनल्स की बात है ना सर, वो ये कहते हैं कि हमें रेटिंग नहीं मिलती इसीलिए बलूचिस्तान लावारिस है। मैं बलूचिस्तान को हमेशा टीवी स्क्रीन पे लावारिस बलूचिस्तान कहता हूँ, मीडिया के लिए वो लावारिस है सर, प्लीज। न सिर्फ मीडिया के लिए बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर हम लावारिस अपने आप को समझते हैं। लेकिन बात इतनी है कि आप एटलीस्ट कन्फेस करें, या हमारे लिए खुशी की बात है। और आपके प्रोग्राम में हमेशा बलूचिस्तान में जगह पाई है। अब इस इशू का रिजॉल्व मैं आपको बता देता हूँ विदिन 1 मिनट। देखिए, आज प्रोविंशियल गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करे और फेडरल गवर्नमेंट एमडीएमए के थ्रू लोगों को जो इमीडिएट रिलीफ है वो प्रोवाइड करे। इमीडिएट रिलीफ लोगों का है क्या? लोगों को साफ पीने का मिल जाए, लोगों को राशन में उनकी मदद हो जाए, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज वहाँ पर एक फील्ड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दें तो 100 बेड्स का वो कर दे ताकि वबा पे कर। और वबा आई कैसे? वो गंदे पानी की वजह से। उसका एक आसान हल है कि वो जो स्कीम हमने स्टार्ट कराई थी वो 70% उस पर काम हुआ है, उसको आप 1 हफ्ते के अंदर खत्म कर सकते हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर करें, टेंडर रेज करें, मशीनरी लें, पंपिंग मशीन लगाएं, बोर ऑलरेडी लगे हुए हैं।
आप लोगों को पानी पहुंचा दें, और वो पानी यही पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो लोग राजी हो जाएंगे इनिशियली। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना मुश्किल काम है गवर्नमेंट के लिए, बट देयर इज नो विल, लैक ऑफ विल है, लैक ऑफ बिल्कुल सही है, अंडरस्टैंडिंग है। लैक ऑफ विल ही तो ये दोनों बलूचिस्तान की चीजें महरूमी ठीक की है। बड़ी वजह है। बहुत शुक्रिया सरफराज अहमद बुगटी साहब, वक्त देने पड़ते हैं ब्रेक की जाने। वेलकम बैक। मुझे ज्वाइन कर लिया है सीनियर तज्जियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब ने। लगारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा जमशेद चीमा साहब ने ज्वाइन किया। चीमा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शकील अवान साहब, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अवान साहब वार्म वेलकम इन शो सर। लगारी साहब ओवर टू यू सर। इस मुल्क में की सियासत में 3 नहीं 4 सियासी जमातों के चार जलसे आज हुए सर। क्या आपको लगता है इन जलसों की जो ये खेल खेला जा रहा है, कभी एक पार्टी जलसा कर रही है कभी दूसरी कर रही है, इससे इस मुल्क के और इस अवाम के मसले हल हो पाएंगे? लेकिन मसले तो बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान संगीन सूरत हाल की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत ही अबतरी का शिकार है, और ये दूसरा मुल्क होगा। मुझे शदीद खदशात हैं कि रीजन का, इस साउथ एशियन रीजन का जो डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है, अगरचे साबिक सरबराह BR कह चुके हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन ज़ाहिर इदारों ने किसी ने भी डिक्लेयर नहीं किया है। तो हम भी समझते हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे, लेकिन डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुका है, और इम्कानात रोशन नहीं हो रहे हैं। कोई ऐसी बालिग नज़र मामला फहिम लीडरशिप हो जो इस लगारी साहब एक चीज क्लियर कर दीजिएगा ताकि सुनने वालों के लिए कंफ्यूजन ना हो सर। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात वही हो रहे हैं जो खुदा ना खास्ता श्रीलंका के हुए सर? एब्सोल्युटली, और मैं वही कह रहा हूं कि श्रीलंका के हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस, साबिक वजीर आजम या मौजूदा वजीर आजम? मेरा ख्याल है कि हम इन पर डालते हैं, ये सामने होते हैं, ये सरे आईना होते हैं, और पस आईना जो है वो जिम्मेदार होते हैं। पस आईना कोई और होता है। ये बेचारे आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गालम गलौज करते हैं, एक दूसरे के बारे में सख्त जुमले कहते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे को चोर डाकू कहते हैं, और एक दूसरे पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाते हैं। लेकिन पावर्स के मामले सारे इसी तरह से होते हैं। अब इमरान खान भी कह रहे हैं कि मेरे पास पावर नहीं थी कि मैं फलां करता, और उससे पहले वाले भी कहते रहे कि जी हमारे पास पावर नहीं होती थी, और उनसे पहले वाले भी कहते थे कि हमारे पास पावर नहीं होती है। तो इक़्तिदार का जिसके पास सबसे ज़्यादा इर्तिकाज़ है तो जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए, और वो कहें कि जी हम जिम्मेदार हैं। और फिर ये है कि हम आलमी डिक्टेशन लेते रहते हैं, और एक अरब डॉलर की एक किस्त के लिए हम नाक रगड़ते हैं। हम जो है वो बाकायदा दो जानू होकर सजदारेज हो जाते हैं। हम कहते हैं कि जनाब मेहरबानी कीजिए हमें ये किस्त दे बिल्कुल दीजिए। सही, एग्री विद यू, बिल्कुल सही। जमशेद चीमा साहब हैं। लगारी साहब इनकी क्वालिटी है कि ये जरा इकोनॉमी को और इकोनॉमिक स्टैट्स पर इनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है। इमरान खान साहब को काफ़ी एडवाइस भी करते रहे 3.5 साल जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। चीमा साहब इस बात से तो शायद आप भी इनकार नहीं करेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है, माशी हालत पाकिस्तान की वो बहुत अबतर हो चुकी है, और ये डिफ़ॉल्ट तक शायद हम पहुंच चुके हैं। आप भी इसे इनकार नहीं करेंगे। सर आपको लगता नहीं कि जलसों की सियासत बहुत हो गई है? आपके जलसों में भी बहुत लोग होते हैं, मरियम साहबा के पास भी बहुत लोग होते हैं। थोड़ी देर के जलसा खेलना बंद करें और सारे मुल्क के लिए बैठ के सोचें सर। इज इट पॉसिबल? देखें, इसमें पहली बात तो ये है कि जो यू कैन से पहली बात इकोनॉमिक कंडीशन की अगर बात करें, इकोनॉमिक कंडीशन में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि हम रिजर्व कितने छोड़ के गए। हम 7 मार्च को जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुई है तहरीक, उस दिन हमारे पास 22 अरब डॉलर थे। हमें ये 9.87 अरब डॉलर मिले थे। उसके अलावा यहाँ की एक्सपोर्ट बढ़ी है 26%। यहाँ पे GDP ग्रोथ 2 साल 5.5% से ऊपर गई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 2 साल 10% से ऊपर गई है। 10% बिजली की ग्रोथ हुई है। इस साल की बात करें 17% तेल ज़्यादा बढ़ा है, रेमिटेंस ज़्यादा हुई है। जो बेसिक इंडिकेटर है वो इम्प्रूव हुए हैं। जब बेसिक इंडिकेटर इम्प्रूव हो तो नॉर्मली कहा जाता है कि हमारे लिए बारूदी सुरंग फला बंदा बिछा गया। तो बारूदी सुरंग कहीं पे भी मौजूद नहीं थे, ना मैन्युफैक्चरिंग में, ना एक्सपोर्ट में, ना ज़राअत में, ना ट्रेड में, ना डेट टू GDP रेशो में। किसी जगह भी बारूदी सुरंग नहीं थी।
बेसिक जो बात है कि जब आप तिनका तिनका इकट्ठा करते हैं और आपके पास रिसोर्सेज जो है वो थिन हो, आपके पास थिन लाइन पे आप चल रहे होते हो, तो उस वक्त आप किसी किस्म की नालायकी या किसी किस्म की अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है तो ओवरलुक चीजें हुई हैं। तो जो बात लगारी साहब कह रहे हैं मैं उनकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि कुछ पसे पर्दा या पसे आईना जो चीजें हैं जिनकी मौजें ये हैं कि वो इतना तकद्दस हासिल कर लेते हैं कि कोई बंदा उनका नाम नहीं लेता, लिहाजा कहीं भी उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। मतलब आप ये मान रहे हैं चीमा साहब, आप ये मान रहे हैं कि अगर आज माशी हालत खराब है तो उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं है, वो पसे पर्दा जो कुव्वतें वही हैं? नहीं, शहबाज शरीफ को वो लाए। शहबाज शरीफ इतनी कमजोर गवर्नमेंट देगी उनको कि शहबाज शरीफ 11 पार्टियां 2 वोटों की अक्सरियत और उनकी अपनी पार्टी का मैंडेट उनको हासिल नहीं था। नवाज शरीफ और मरियम बीबी का मैंडेट हासिल नहीं है। जरदारी साहब का मैंडेट वो बड़ा मशरूत होता है, ये बड़ा सख्त निगोसिएशन। 11 बंदे पाकिस्तान के तख्त पे बैठ गए, पाकिस्तान का तख्त टूटना शुरू हो गया। शहबाज शरीफ को लाया इसलिए गया कि कमजोर आदमी है, गवाचा हुआ, बाकायदा गवाचा हुआ आदमी है, जिसको पता नहीं फैसला साजी उसमें उसकी हमेशा वीक रही है। बड़े भाई से पूछ के फैसले करते हैं। इसहाक डार उनकी अपनी एक चीज़ है। इधर आप कह लें कि मिफ्ता इस्माइल, कभी भी मैं उनको मेरी राय अच्छी नहीं है कम्पिटेंसी के बारे में, हालात बड़े ख़राब हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ को लाने वालों की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ भी जिम्मेदार हैं, शहबाज शरीफ जिम्मेदार हैं और शहबाज शरीफ को लाने। चीमा साहब एक चीज और ऐड कर, आपने कहा 7 मार्च पर हमारे रिजर्व 22 तक थे, स्टैट आपने सामने रख दिए, तो हुआ क्या कि 2.25 महीनों में मुल्क डिफॉल्ट के पास चला गया? मतलब शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या किया कि सारे आपके जो परफॉर्मेंस थी वो जीरो हो गई? सर देखें, इसमें आप कह लें कि आपकी देखें, आपने कोई चीज निगोशिएट नहीं की। आप जब यहां से निकले तो आप ये आपका इंप्रेशन ये है कि आपके पास मैंडेट नहीं है, आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, लिहाजा कोई आपके से निगोशिएट करने को तैयार नहीं। आप किसी किस्म का कोई मेरिट पे फैसला नहीं कर सकते। आप पॉपुलर फैसला करना चाहते हैं, पॉपुलर फैसला से इकानमी नहीं बचती, पॉपुलर फैसला से मुल्क नहीं बचता। मुल्क ने बचना है बिल्कुल ठीक। अवान साहब, इमरान खान साहब अच्छे नंबर छोड़ के गए, अच्छे रिजर्व छोड़ के गए। मौजूदा हुकूमत और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब रिस्पॉन्सिबल हैं अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करते हैं। और सेकेंडली, क्या जलसा छोड़कर आप सब सियासतदान चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात कर सकते हैं कि इमरान खान साहब भी बैठे हैं और आप भी बैठी? और दूसरा, चीमा साहब का मानना यह है कि शहबाज शरीफ साहब एक कमज़ोर वज़ीर आज़म है, वो फैसले भी खुद नहीं कर सकते, उन्हें लंदन से पूछना पड़ता है कि उन्हें क्या फ़ैसला करना है। बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, माज़रत भी करता हूँ मैं लेट हो गया क्योंकि मैं गुजरात से आ रहा हूँ। गुजारिश ये है कि पहले तो मैं इस बात का जवाब दूँ ना, और मेरे भाई तजिया कर रहे थे कि पॉपुलर फैसले लेने के लिए शायद हम जो कर रहे हैं उससे तो काम नहीं चलेगा। पॉपुलर फैसला किसने लिया सबसे पहले? देखिए, इस मुल्क इस नहज पे आज पहुँच चुका है। बहुत 4 साल में जो कुछ इमरान खान ने किया वो आज मजदूर, रेडी वाला, टांगे वाला भी इस बात को बखूबी जानता है। लेकिन अदम एतमाद की तारीख से नथी करके, पेट्रोल की कीमत को 150 रुपये पे फिक्स करके, अरबों रुपया माहाना का नुकसान हुकूमत के खाते में डालकर, और सिर्फ इस हद तक कि जब अदम एतमाद की तारीख, उसका ख्याल था कि अदम एतमाद की तारीख उसके खिलाफ नाकाम हो जाएगी। अदम एतमाद की जब नाकाम हो जाएगी तो IMF से कौन वादा करके गया था, कौन एग्रीमेंट करके गया था कि पेट्रोल 245 रुपये लीटर होगा? और किस शख्स ने आज बात की जा रही है कि ये हालात, ये हमारे पास 1.25 महीना हुआ हुकूमत आई, ये 1.25 महीने में सब कुछ नहीं हुआ। ये IMF के सामने 6 अरब रुपया सिर्फ 6 रुपये लेने के लिए पाकिस्तान के हाथ पांव और पाकिस्तान की आंखें बांध कर किसने IMF के हवाले किया पाकिस्तान को? ये आज जो कुछ हो रहा है ये किसका किया जा रहा है? एक शख्स जो कल तक ये क्या करना लगा कि हुकूमत लेते ही ना, यही तो हम आपसे कहते हैं, इतनी बुरी सीट नहीं लेनी सी। मैं गुजारिश आपसे करता हूँ, हमने हुकूमत ख्वाहिश के तहत नहीं ली। जब ये एक शख्स ने पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचा दिया तो फिर कुर्बानी तो देनी पड़ती है। आज क्या होगा हमारी जमाती तौर पे, खुदा का आप समझते होंगे पोजीशन खराब हो जाएगी। कौम समझदार है, कौम को पता है कि ये जिन जमातों ने इत्तेहाद करके हमारी आपस में, आपको पता है, कभी नहीं बनी थी, लेकिन हमने इस मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम को इस ऐसे शख्स से जो न सिर्फ खुद नहर है बल्कि साथ उसके पूरा टोला कैसा लगा हुआ था कि जिसकी कहानी अगर खुद शुरू होती है फरागोगी से तो खत्म कहाँ होती है, जो आपको आने वाला वक्त बताएगा। जिस शख्स ने पंजाब को भेज दिया, पंजाब से कौन सा बदला लिया कि उस्मान बुज़दार को सामने रखकर उसका नाम रखा वसीम अकरम प्लस, और वसीम अकरम प्लस के नाम पे निकला पीछे से कौन? फरागोगी।
और फरागोगी कौन सी निकली? गवर्नमेंट जाने से पहले इस शख्स ने फरागोगी का बंदोबस्त किया, उसको भगाया यहाँ से। तो ये तो इनके हालात थे, और यहाँ कोई आके तजिया करे कि जी, और उसके बाद इनकी लैंग्वेज देखिए। आज आपने इंट्रो में कहा कि इंट्रो से मेरे आने के बाद जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने कहा 4 बड़ी जमातों के जलसे थे। 4 बड़ी जमातों के जलसों में आप सबकी लैंग्वेज चेक करें। आपने बिलावल भुट्टो की भी तकरीर सुनी होगी, मैं गाड़ी में सुनता आया हूँ। आपने मरियम नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी, और आपने इमरान खान की भी तकरीर सुनी। गाली तो इमरान खान ने भी दी, मैंने पूरी तकरीर सुनी। इमरान खान ने अपने से पहले जिसको खच्चर के मुंह वाले को खड़ा किया, पर्सनल अटैक नहीं करना, पर्सनल अटैक करना पड़ता है ना। उसकी गुफ्तगू क्या थी, चले आप सुना दें। आप बड़े चैनल में बैठे, क्या कहा उसने राना सनाउल्लाह के बारे में? वो कातिल कातिल कहने वाला। मुझसे एक बात पूछना, देखा आप अपने इतना इस मीडिया को कमजोर ना करें ना। जो बात मैं करूंगा वो लाइव जानी चाहिए, और जा रही है, लाइव जा रही है। मैं कुछ और कह रहा हूं, जो कातिल कातिल कहते हैं ना, जो दो मिलके कातिल कातिल कहते हैं राना सनाउल्लाह को, आज मैं आपके चैनल को गिफ्ट करके जा रहा हूं। गिफ्ट, मैंने किसी चैनल पे ये बात नहीं की। मैं 2010 में मैंने शेख रशीद को 25,000 की बढ़तरी से मैंने शिकस्त दी पिंडी के इलेक्शन में। उस दौरान मेरी कंपेन में 11 दिन बाकी थे। शेख रशीद ने अपने स्टाफ के 3 लोग कत्ल करवाए। मेरी कंपेन के दौरान 3 लोग कत्ल हुए, उनकी FIR नामालूम लोगों पे हुई, और इसने किसी को नॉमिनेट नहीं किया। मैं आज राना सनाउल्लाह को अपने कायद मियां नवाज शरीफ के ब्याह पे और शहबाज शरीफ साहब के ब्याह पे, राना सनाउल्लाह साहब हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि वो 3 कत्ल जो हुए थे शेख रशीद के मुलाजिम, वो FIR दोबारा खोली जाए, उसकी इंक्वायरी करें। आपको पता लग जाएगा कौन शख्स है। आपकी हुकूमत थी 13 से 18, 5 साल रहे थे, आप कम कर लेते सर। 2010 में किसने कत्ल कराए? आप विकी लीक्स निकली थी, उसको पढ़ें। उसमें लिखा हो कि इस शख्स ने सिर्फ अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए अर्से का हमदर्दी लेकर मैं इलेक्शन जीतूंगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आपके जी इनको खच्चर के मुंह लगा, है इनका मुंह खच्चर वाला नहीं, ये पर्सनल अटैक हो जाएगा। लगारी साहब, ये जो एक दूसरे पे इल्जाम है, इमरान खान साहब का जलसा हो तो चोर डाकू है, मरियम साहिबा हो तो वो इमरान खान साहब पे तनकीद करती हैं कि तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका। मतलब ये आपस की तनकीद से नुकसान किसका हो रहा है, और आपस की तनकीद से फायदा किसका हो रहा है? सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कारकर्दगी बेचने के लिए होगी तो जाहिर है वो उसकी बात करेंगे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उसकी बात करेंगे। इमरान खान साहब के 3.5 साल में हमने गुर्बत देखी, अफलास देखी, हमने महंगाई देखी, हमने शरह आमदनी को कम होते हुए देखा, हमने देखा कि जो गरीब है वो गरीब तर हो रहा है, हमने लोगों के घरों को गिरते देखा, हमने लोगों के कारोबार को मस्तार होते देखा, हमारी आंखों के सामने हुआ है। हमने वो कारोबार बंद होते देखे जो मैंने बचपन में देखे थे, 5-6 साल की उम्र में देखे थे, इससे भी कम उम्र में देखे थे। जो मैंने वो कारोबार मेरे सामने मस्मार किए गए, उन दुकानों को बिल्डोज किया गया, और बिल्डोज करने के बाद जो है वहाँ पर आप कहें कि जब हमने फवारे लगा दिए हैं तो फवारे लोगों का पेट नहीं भरेंगे। वो लोग एक अरसे से पेट भर रहे थे। यहाँ सदर में जो है एम्प्रेस मार्केट के करीब तमाम दुकानें गिराई गई, लाइट हाउस के करीब तमाम कारोबार बंद कराया गया, रिगल के इलाके में तमाम कारोबार बंद कराया गया, मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सा कारोबार बंद कराया गया, और वो कारोबार चल रहा था, चलता हुआ कारोबार था। और जो कम अज़ कम हमारी यादाश्त में, हम भी उम्र के बहुत बड़ा फासला तय कर चुके हैं, हम 60 साल पहले की बातें भी याद करते हैं और हमें यादाश्त में आती है, और कराची में हमारा इतना अरसा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें चलती हुई थी उन कारोबार को बंद किया गया था, तो ये ना किया जाता और लोगों को दिया जाता। और फिर ये कि जनाब वज़ीर आज़म आया करते थे, साबिक वज़ीर आज़म के, ये सब कुछ माफिया कर रही है, ये चीनी माफिया है, फिर ये आटा माफिया है, फिर पेट्रोल माफिया है। लेकिन माफिया किसको कह रहे थे? नदीम बाबर उनके साथ बैठे हुए थे, खुसरो बख्तियार उनके साथ बैठे हुए थे, जहांगीर तरीन उनके साथ बैठे हुए थे, और सारे लोग उनके साथ बैठे हुए थे, उनके नाम भी शामिल थे। लेकिन उन्होंने किसी एक शख्स को भी वो नहीं किया, यानी उसके खिलाफ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की है। वो अपोजिशन को मुस्तकिल, कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं चोर चोर। भाई ठीक है यार, चोर हैं, ट्रायल करें, प्रोसिक्यूशन करें और ड्यू प्रोसेस अप्लाई करें, सजाएं दें। कंटेनर से आज तक इमरान खान साहब एक चोर का चूरन बेच रहे हैं, बिकेगा और कब तक बिकेगा? ये भी चीमा साहब से पूछेंगे। और साहब कल भी कहा उन्होंने, और आज भी जलसे में कहा, और परसों के जलसे में भी कहा उन्होंने कि उनके खिलाफ कत्ल की साजिश हो रही है, और उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें उन किरदारों के नाम उन्होंने बताए। और आज उन्होंने जलसे में फैसलाबाद के लोगों से कहा कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे खिलाफ जिन्होंने साजिश की, जो मुझे कत्ल कराएंगे, उनका एहतसाब आप लोगों ने ज़रूर करना है। वो कौन लोग हैं? एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। जमशेद चीमा साहब, ओवर टू यू। इमरान खान साहब ने पिछले 3 दिनों से, एक तो वो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें कत्ल की साजिश की जा रही है, अब एक वीडियो भी उन्होंने बना दी जिसमें उन तमाम किरदारों का भी तज़किरा किया। एक तो ये बताइए कि किससे ख़तरा हो सकता है इमरान खान साहब की जान को, और दूसरा क्या मिल क्या रहा है सर इन जलसों से, और जो आप इस्लामाबाद आने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि सारी जितनी मीटिंग्स हैं आप खान साहब के साथ साथ नज़र आते हैं, तो आप हमें ज़रा को बताइए, मीटिंग का अहवाल तो नहीं बता सकते आप, ज़रा अंदाज़ा तो बता दीजिए कि फ़ायदा क्या हो रहा है इन जलसों से और होगा क्या फाइनली सर। देखिए, इस मुल्क में साजिश होती रही है और साजिश वाले हमेशा बड़े पवित्र रहे हैं, कभी सामने नहीं आए, कभी उनका नाम नहीं आया। अब आप कह लें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बहुत पॉपुलर थे, हमारी पार्टी पॉपुलर थी, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लिहाजा अब साजिश वालों को सामने आना पड़ रहा है। हम उनका नाम ना भी लें तो जो सहूलतकार बने हैं वो सामने आ गए हैं। मैं समझता हूँ हमारी तारीख में जो सब बुराइयां हुई हैं उसकी वजह यही थी कि सहूलतकार ये प्रॉपर चोर के घर में खुरा नहीं जाता था, माल मसरूका कभी बरामद नहीं हुआ। इस बार माल मसरूका बरामद हो रहा है, सारे खुरे चोर के घर को जा रहे हैं, सारे खुरे चोर के घर को जा रहे हैं। वजह ये थी कि यहाँ पे करप्ट लोग थे, साबिक करप्ट वज़ीर-ए-आज़म काने होते थे, नाम नहीं लेते थे, डरते रहते थे, केस माफ कराते थे। अब वो काम नहीं है। अब आप कह लें कि इनकी कैलकुलेशन गलत हो गई। और फिर दूसरा कि जिस बात का ये क्रेडिट लेते हैं कि ये बड़ा कैलकुलेशन होती है इनकी, यहाँ पे जिस अंदाज में पहले मैं बात कर रहा था कि इकोनॉमी अगर जरा भी परफॉर्म ना करे तो जितनी थिन लाइन पे आप चल रहे थे वो थिन लाइन नहीं चलती, लिहाजा अब मुल्क डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। अगर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा हो और आपकी कैलकुलेशन ये हो कि आपके व्हाट्सएप पे पैसे आते हैं, आप पैसे लाते हैं, आपकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, फिर सारी दुनिया मांगने चले जाएं, मांग के वापस आए, खाली हाथ आए, तो फिर आपका पता चल गया ना कि आपकी पोजीशन क्या है और आप जिन फकीरों को लेके साथ गए हैं, जिन बैगर्स को साथ लेके गए, उनकी औकात क्या है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सारे नालायकों की औकात सामने आ गई है। एक बंदे की औकात भी सामने आ गई, क्रेडिबिलिटी भी सामने आ गई, उसकी कॉम्पिटेंसी भी सामने आ गई, उसकी यू कैन से कि उन्होंने किया क्या है, वो सिर्फ 5 हफ्तों में सारे इनकम्पिटेंट कह रहे हैं सर। इन्होंने तो 3 दफा हुकूमत की है इस मुल्क के ऊपर, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल सर, जिनको आप इनकम्पिटेंट कह रहे हैं। मैं देखिए फ्रैंकली मैं बताऊं, मैं कहता हूं कि देखिए मैं फिक्रेबाजी नहीं करता, मैं फिक्रेबाजी कभी नहीं करता। आप कह लें कि कोई और कर्जे, मैं फिक्रेबाजी के सख्त अगेंस्ट हूं। देखें, दो ऐसी 1947 से लेके 2022 ये बनते 75 साल में कोई रजीम ऐसी नहीं जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई हो, कोई रजीम। सिर्फ 2 रजीम ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई है, 1997 से 99 और दूसरा 2013 से 2018। दोनों दफा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ थे और वज़ीर आला पाकिस्तान पंजाब शहबाज शरीफ थे। जब 2 भाई हुकूमत में थे, ऊपर और नीचे, ये 2 टोटल रजीम है जिसमें एक बार पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई 10%, दूसरी बार पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हुई 7% कम हुई। ये सिर्फ 2 रजीम 1947 से लेके 2022 तक। अच्छा, इस पे कमेंट करते हैं, एक कमेंट और कर दीजिएगा। लगारी साहब ने जो अवान साहब बात कर रहे थे कि जलसों में शाइस्तगी होनी चाहिए, सर इमरान खान साहब कभी बूट पॉलिश कह रहे होते हैं, कभी डीजल किसी को कह रहे हैं, किसी को बीमारी कह रहे हैं। सर आपको लगता नहीं कि सीनियर सियासतदानों के नामों को बिगाड़ना जो है वो ख़त्म होना चाहिए, और इमरान खान साहब को भी आप गुजारिश करें, रिक्वेस्ट करें कि एक शाइस्तगी का आंसर हो उनकी तकरीर में और उनके जलसों में? सर देखें, फ्रैंकली अभी इन्होंने शुरू किया कि शाइस्तगी होनी चाहिए और उसके बाद जो शाइस्तगी इन्होंने दिखाई वान साहब ने, मुझे तो बड़े अफसोस हुआ है। मैं समझ रहा था कि शाइस्तगी अगर दिखाते तो मैं भी लाजवाब हो जाता, मैं भी जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता कि ये बात शुरू करके कि मरियम बीबी ये बात करें, नवाज शरीफ साहब ये करें, शहबाज शरीफ साहब करें, और उसके बाद शाइस्तगी 10 देना शुरू करते हैं और तर्जुमा हो आपका, यू कैन से ये दानियाल अजीज हो या यहाँ बैठे हुए शकील अवान साहब हो। देखिए, मैं समझता हूँ कि शाइस्तगी किसी ने शुरू करनी है, फिर दूसरों ने उसका जवाब देना है। यहाँ की सबसे ज्यादा जो शाइस्तगी का कंप्रोमाइज किया वो नून लीग ने किया, और उसके बाद बिलावल साहब ने आके किया है। बिलावल साहब ने जिस तरह अपने से दुगनी 3 गुना उम्र के बंदों को जिस तरह बातें की, जिस तरह नाम लिए, जिस तरह गालियां। टाइम कम है, गॉट द पॉइंट सर। अवान साहब, ओवर टू यू। इमरान खान साहब की जान को खतरा, तो आप हुकूमत वक्त हैं, क्या उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे? और शाइस्तगी का आंसर दोनों जानिब से होना चाहिए, बात तो ठीक है अवान साहब। देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का तल्लक है, वो तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें पहले दिन ही उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का अहकाम जारी किए,
और मैं आपको एक फ़र्क बताऊँ, जी फ़र्क यह है कि 2013 का मेरा इलेक्शन होता है कौमी असम्बली का, तो मैं अपने जिक्र इसलिए करूँ, मेरा और शेख का मुकाबला था। लियाकत बाग जलसा होता है और जलसा मेरा था, और वो जलसा जो ना इलेक्शन से कुछ दिन पहले होता है, और अगर वो जलसा मेरा कामयाब होता है और उसकी कवरेज पूरी होती है तो कोई वजह नहीं थी कि मेरी लीड 40,000 से कम मैं उसी को मारता। वहाँ पे ऐलान हो जाता है कि इमरान खान साहब वो गिर गए हैं उससे लिफ्ट से, और कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी स्पीच रोक कर कहते हैं कि मैं ना सिर्फ आज का वाला जलसा हम ये क्लोज़ कर रहे हैं, हम कल के दिन हमारी कंपेन बंद है, और वहाँ से वो चले जाते हैं लाहौर और जाके दोनों भाई तीमारदारी करते हैं किसकी, इमरान खान की। और उसके जवाब में इमरान खान साहब क्या करते हैं, वो जब अमेरिका जाते हैं तो मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं आके तेरा पखा बंद कर सा, मैं आके तेरा फ्रिज उठाऊंगा, मैं आके तू वापस मुझे आने दे, तेरा ऐसी उतारूंगा। उसके बाद मैं बात करूँ शाइस्तगी की और बात करूँ बड़े प्यार से, भाई मेरा मुझ पर तनकीद करते हैं चीमा साहब, मैं गुजारिश करूँ कि इसकी इब्तिदा किसने की। और आज जिस बात में मैं थोड़ा रैश हुआ था ना कि भाई देखिए ना उस शख्स की आपको तो खैर अभी तक समझ नहीं आई कि आपको मरवाने वाले कौन थे, आपने को डिलीवर किया होता तो आपको किसने उतारना था। अब आप जब हमने देखा कि आप हमारी गर्दन पे हाथ कौम की रख रहे हैं और कौम का सांस बंद हो जाएगा, तो आपको धक्के देकर छोटे भी देकर निकालने का दिल करता था, और मारे भी रखी छोटे, तफे भी पड़े छोटे भी पड़े। मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि देखिए आप भीख मांगने किसको थप्पे तो किसी को नहीं पड़े, तफे तो पड़े ना, पूरी कौम को पता है किसको तफे पड़े, 2 पड़े सिर्फ, तफे तो पड़ते होते ना ऐसे मौके पे। उस्मान मुजार बगैर तफों को चला गया। भीख मांगने का तलक रहा क्या, तो इमरान खान से बड़ा भीख मांगा कोई है इस दुनिया में, और भीख मांग मांग के अमेरिका भीख मांगने गए, और वहां उसके बाद भीख तो नहीं मिली, जाके कश्मीर देने के बाद ये दुआएं की कि मौसूफ भी जीत जाए और मोदी भी जीत जाए और कश्मीर का मसला हल होगा। कश्मीर का कैसे मसला हल किया। इन जैसे लोगों से ये कौम दोबारा तवक्को करे। अब कौम के आगे कौन सा मंजन बिक रहा है, कौम को अमेरिका मुर्दाबाद और इस्लाम जिंदाबाद। जिस शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना नहीं आता, जिसकी जबान पे ये अच्छा ये फिर जाती वो जात की बात नहीं कर रहा। याद रखिए हमारा ईमान है कि नमाज पढ़ने हो जाता है जिसे अल्लाह नमाज की तौफीक देता है। ये जबान स्लिप उसकी होती है जिसे अल्लाह तौफीक ही नहीं देता कि पूरा लफ्ज अदा कर सके। लगारी साहब कंक्लूडिंग रिमार्क सर, आखिरी मिनट। इमरान खान साहब अगर इस्लामाबाद आ गए 20 लाख लोग लेके, आप ये मेरा सवाल ले लीजिए कि अगर आधे लोग लेके भी आ जाते हैं तो होगा क्या सर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए स्टेट तो स्टेट ही है ना, रियासत रियासत है। वो ले हैं 20 लाख ले हैं, एक 10 लाख और बढ़ा दें, 30 लाख ले हैं, 40 लाख ले हैं। अगर इस तय कर चुके हैं कि स्टेट को इस तरह से गिराना है, हुकूमत को इस तरह से गिराना है, और हुकूमत के गिराने का यही एक तरीका रह गया हर बार के एक धरना लगा दिया जाए और उसके बाद हुकूमत को कहा जाए कि चली जाए, फिर हुकूमत बैठ कर अपना दिफा करे। अगर इसी में हुकूमतें चलानी है अगले 5 साल 10 साल तो इसी तरह से चला रहे हैं। हमें इससे क्या है, हम स्टेक होल्डर्स के तौर पर एक पाकिस्तानी शहरी हैं, आम शहरी हैं, और हमें पता है कि हम 22 करोड़ आवाम में, मैं तो अपना आखिरी आदमी अपने आप को समझता हूँ, और मैं नुकसान की हद तक यह है कि ज़ाती नुकसान की कोई अहमियत नहीं होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो नुकसान होगा उसका हम कभी भी रिपेयर नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। असल फोकस होना चाहिए कि इस कौम का और इस मुल्क का नुकसान ना हो, और अफसोस की बात है कि इस पर कोई भी नहीं सोच रहा। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी अगले जुमे, आने वाले जुमे। अल्लाह हाफ़िज़।